नए साल में सीरिया अब जंग का नया मैदान है, जहां तुर्की और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल जहां अपने प्रॉमिस लैंड के सपने को साकार करने के लिए सीरिया में अपने स्पेस को बढ़ा रहा था, वहीं तुर्की अपने ऑटोमन इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए सीरिया पर अपना प्रभुत्व जमा चुका है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। अब सीरिया दरअसल असद की सत्ता की समाप्ति के बाद किस तरह से इजराइल और तुर्की के इंटरेस्ट के टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, ये समझना बेहद जरूरी है। और इसी समझने के लिए सबसे पहले हम इस वक्त सीरिया में तुर्की की पॉलिसी को समझते हैं। हयात अल-शाम, जिसने असद की सत्ता को उखाड़ फेंका, उसके नेतृत्व में अभी एक इंटरिम सरकार वहां पर स्थापित है और उसे पूरी तरह से एर्दोगन सपोर्ट कर रहे हैं। एर्दोगन ने अपने तुर्की का खजाना इस वक्त सीरिया के लिए खोल दिया है, क्योंकि एर्दोगन लंबे समय से दरअसल अपने ऑटोमन इन्फ्लुएंस, ऑटोमन एम्पायर के सपने को सजाते रहे हैं, जिसे साकार करने का उन्हें मौका सीरिया में मिला है। और इसलिए एक तरफ जहां उन्हें एसटीएस को समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीरिया की ज़मीन पर जो कुर्दिश फोर्सेज हैं, जो दरअसल अलग अपने राष्ट्र की मांग करती रहीं, जिनके समर्थन से तुर्की की ज़मीन पर भी कुर्द आंदोलन चलता रहा, उनके खिलाफ इस वक्त देखा जाए तो तुर्की एक बड़े विध्वंसक के तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि एसटीएस, जो कि इस वक्त सीरिया की सत्ता पर तुर्की के समर्थन से काबिज है, उसका जन्म अलकायदा के गर्भ से हुआ है, उसे अमेरिका एक आतंकी संगठन मानता है। दूसरी तरफ जो कुर्द फोर्सेज हैं, जो एसडीएफ है, उसको अमेरिका समर्थन देता रहा है। ये और बात है कि उसके समर्थन से जो पीकेके तुर्की के ज़मीन पर कुर्द आंदोलन चलाता रहा है, उसे आतंकी संगठन के तौर पर तुर्की मानता है। यहाँ पर इंटरेस्ट का टकराव जरा इस तरह से समझिए कि दरअसल गोलन हाइट्स, जो कि स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट इजराइल के लिए रहा है, जिसे सीरिया से कब्जा करने के बाद हम देखें तो इजराइल ने कभी नहीं छोड़ा, जहाँ से वो सीधे तौर पर लेबनान में दखल देता है। और जैसे ही सीरिया में असद की सरकार गिरी, उसके बाद गोलन हाइट्स से नीचे उतरते हुए हमने देखा कि इजराइल की सेना ने एक बड़ा बफर कब्जाया और उसे अपने में मिलाया। दूसरी तरफ इसी अवसर का लाभ उठाते हुए तुर्की ने भी हम देखें तो सीरिया से लगे हुए जो बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर अपना प्रभुत्व जमाया, वहां पर बफर क्रिएट किया। और एर्दोगन की पॉलिसी में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि सीरिया में उनका ऑटोमन इन्फ्लुएंस का जो सपना है, वो पूरी तरह से साकार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच इजराइल इसलिए चौकन्ना हो गया है कि अब उसे अपने एक पड़ोस में एक और बड़ा दुश्मन सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि तुर्की है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉक्सी हयात अल-शाम है। ईरान अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जा चुका है, लेकिन तुर्की की एंट्री और एसटीएस के वहाँ पर सत्ता में स्थापित होने के बाद इजराइल के लिए खतरे की घंटी इसलिए बज रही है क्योंकि इस वक्त देखें तो तुर्की में लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में, गजा के समर्थन में, और एर्दोगन के लिए इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने के लिए ये सबसे सुअवसर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक तरफ उन्होंने सीरिया में अपने पांव पसार लिए हैं, दूसरी तरफ अपनी जनता के सेंटिमेंट्स को वोन करते हुए वो इजराइल के खिलाफ फिर से हुंकार भरने लगे हैं। हम जानते हैं कि पिछले साल ही अप्रैल के महीने में गजा में लगातार इजराइल के हमले के बाद अपने जो तमाम संबंध हैं, उसे तुर्की ने इजराइल के साथ समाप्त कर दिया था। और कई बार एर्दोगन ने धमकी दी कि इजराइल को हम निस्तेनाबूद कर देंगे, कई बार एर्दोगन ने धमकी दी कि हम नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस वक्त तक तो दरअसल इस इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा का ये समूचा हुंकार सिर्फ और सिर्फ पेपर बुलेट के तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब टकराव की स्थिति इसलिए भी भयावह है क्योंकि इसे आप इजराइल की एक रिपोर्ट के जरिए भी समझ सकते हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो हमारे पास इजराइल की है, वो दरअसल ये रिपोर्ट बताती है जो कि नेगल कमेटी ने नेतन्याहू को सबमिट की है, डिफेंस मिनिस्टर काट्ज को सबमिट की है। इसमें बताया जा रहा है कि अब ईरान से बड़ा खतरा इजराइल के लिए तुर्की है। अब ईरान के प्रॉक्सी से बड़ा खतरा तुर्की का प्रॉक्सी है, जो कि हयात अल-शाम है, और वो सीरिया में स्थापित हो चुका है। इस रिपोर्ट के हवाले से जो बातें कही गई हैं, उसके मुताबिक अब इजराइल को आने वाले दिनों में तुर्की से जंग लड़ने की तैयारी करनी होगी। आने वाले दिनों में उसे अब तुर्की के प्रॉक्सी एसटीएस को निपटना होगा, और इसके लिए उसे कुर्द फोर्सेस को नई ताकत देनी होगी, उस कुर्द फोर्सेस को जिसके खिलाफ लगातार हम देखें तो तुर्की हमला कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने बजट को बढ़ाते हुए इजराइल को अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना होगा, उसको और ज़्यादा F-15 जैसे फाइटर जेट, F-35 जैसे फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करना होगा। साथ ही एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के अलावा
एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लैंग, एरो और साथ ही आप देखिए तो आयरन बीम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की और संख्या बढ़ानी होगी, ताकि तुर्की के साथ युद्ध की स्थिति होती है तो इजराइल अपना बचाव कर सके। क्योंकि तुर्की ईरान नहीं है, उसके पास अगर हम देखें तो नेटो के मेंबरशिप के अलावा जो एयर सेटअप है और ख़ासतौर पर एयर एसेट है वो इजराइल के मुकाबले कमतर नहीं है। और जाहिर है कि तुर्की का जो TB2 ड्रोन है वो अपने आप में मॉडर्न वॉरफेयर में बेहद धारदार और दुनिया में स्थापित हो चुका है। तो ईरान और इजराइल से निकलकर अब ईरान और तुर्की के बीच की जो स्थिति है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों का इंटरेस्ट कहाँ टकरा रहा है तो सीधे तौर पर आप देखिए तो इस वक्त सीरिया में टकरा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस वक्त मोहम्मद अल बशीर ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सीरिया में अपने आप को स्थापित किया है, वो वही करेंगे जो दरअसल एर्दोगन कहेंगे, वो वही चाल चलेंगे जो तुर्की कहेगा। और इसीलिए हम देखें तो सीरिया की मौजूदा सरकार जो है वो इजराइल को धमकाती हुई दिखाई दे रही है कि इजराइल किसी भी कीमत पर उसके संप्रभुता को तार तार ना करे, किसी भी कीमत पर वो गोलन हाइट्स के अपने जो इलाके हैं उससे आगे ना बढ़े और आने वाले दिनों में गोलन हाइट्स भी छोड़ने को तैयार रहे। तो ये बात कह के दरअसल सीरिया ने इजराइल को आगाह कर दिया है कि कन्फ्रंटेशन में जो फ्रंट लाइन इस वक्त इजराइल के सामने खुलेगा वो हयात अल शाम की तरफ से खुलेगा, बैक एंड पर कोई होगा तो दरअसल तुर्की होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ और भी बातें बताई गई हैं जिसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। और इसमें साफ तौर पर देखें तो ये बताया गया है कि जिस तरह से PKK जो कि कुर्द आंदोलन को चलाता रहा है, जिसके हाथों 40,000 तुर्की के सैनिक और ख़ासतौर पे लोग मारे गए हैं, उसको सपोर्ट करने वाला जो YPG है, यानी जो सीरिया में बैठा हुआ कुर्द संगठन है, वो दोनों इस वक्त जो हैं वो दरअसल तुर्की के निशाने पर हैं और उनको भी दरअसल बचाने की जिम्मेदारी इजराइल को उठानी पड़ेगी। क्योंकि काउंटर करने के लिए हयात अल शाम को और तुर्की को कोई और नहीं बल्कि SDF का जिंदा रहना बेहद ज़रूरी है। हालांकि अमेरिका उसको सपोर्ट देता रहा है और ऐसे में इजराइल भी अब खुलकर उसको सपोर्ट देगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या STS और ख़ास तौर पे कुर्द संगठनों के बीच के जंग का मैदान बनकर सीरिया रह जाएगा, या सीधे तौर पर इजराइल भी इस जंग के मैदान में दिखाई देगा, या फिर दोनों के प्रॉक्सी लड़ेंगे। दरअसल इसे कुछ इस तरह से भी आप डिकोड कर सकते हैं कि सीरिया में दरअसल जो अपने ऑटोमन एम्पायर के सपने को और इस्लामिक वर्ल्ड में खुद को खलीफा स्थापित करने के लिए एर्दोगन चाल चल रहे हैं, उस चाल को नाकाम करने के लिए जो रिपोर्ट है उसके हवाले से इजराइल भी अपने बड़े कदम उठाएगा। और जाहिर तौर पे इजराइल अपने बफर को मजबूत करते हुए सीरिया में कतई नहीं चाहेगा कि उसके लिए एक और नया दुश्मन पैदा हो, अपने डोर स्टेप पर पैदा हो, जो ईरान से खतरनाक हो, जिसका प्रॉक्सी जो है वो किसी न किसी तरह से देखा जाए तो ना ही वो हमास से कमज़ोर है और ना ही वो हिजबुल्लाह से कमज़ोर है। तो ये एक नया थ्रेट परसेप्शन और ख़ास तौर पे देखिए कि इजराइल के लिए संकट की घंटी बजती हुई अब सीरिया में दिखाई दे रही है, जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एर्दोगन एक बड़े इस्लामिक लीडर के तौर पर खड़े देखे जा सकते हैं। तो सीरिया पर हमारी आज की रिपोर्ट इतनी ही। इससे जुड़ी और जानकारी और खबरें और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाजत।